नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 14 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक UPPCS, बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज, इन सभी के करंट अफेयर्स के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर में पहली खबर है, PM मोदी रिलीज द 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान योजना। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं किस्त जारी की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस समय कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे भारत में तहस नहस करके रखा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने एक राहत भरी, यह कह सकते हैं, यह वहाँ के भारत के लोगों के लिए या भारत के किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत 8वीं किस्त जारी की है, यानी 8th इंस्टॉलमेंट। आज देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर हो गई। दोस्तों अभी तक इस योजना से के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास करीब 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, 1 लाख होगा या 1,35,000 करोड़ रुपए। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों तक पहुंचे हैं। दोस्तों इस स्कीम में के तहत जो योजना में है, यानी PM किसान योजना के तहत जो पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपया एवरी ईयर, यानी प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है। और यह योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। इसमें पैसा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इससे किसानों को बहुत सारे फायदे होते हैं और 2,000 रुपए की 3 किस्तों में यह किया जाता है। तो इस राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है और इस योजना के तहत किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। तो याद रखेंगे ये कब स्टार्ट हुई, कितना दिया जाता है, और यह जो किस्तें बनती हैं वह 2,000 रुपीज की होती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, साइक्लोन तौकते can be among the strongest on India's west coast in 2 decades। दोस्तों लगभग 2 दशक के बाद यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। वो कहाँ पर? वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी इस भाग पे। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो चक्रवात आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं, लेकिन इस बार यह वेस्टर्न कोस्ट पे आ रहा है। इसका नाम है तौकते। और दोस्तों इसका नाम जो है, इसका ये भी पूछ लेता है कि किस देश ने नाम दिया, तो इस बार जो है म्यांमार ने दिया है। तो इस खतरे से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस चक्रवात का जो इम्पैक्ट होगा वह जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इसमें 29 टीम ऑलरेडी जो है इस पर लगी हुई हैं और 29 टीम और साथ में कुछ टीमों को स्टैंड बाई में रखा गया ताकि समय पड़ने पर इनकी मदद ली जा सके। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार इसमें महाराष्ट्र समेत गुजरात, कर्नाटक, केरल के समुद्री इलाकों में 15 से 17 मई के बीच तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। यानी यह चक्रवात जब आता है तो तेजी से जब पूरे क्षेत्र में प्रभाव अपना छोड़कर चला जाता है। दोस्तों चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो चक्रवात में जैसे आप देखते हैं कि यहाँ से यानी लो प्रेशर यहाँ पर ऐसे बढ़ते चला जाता है, यानी इसकी केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है वायुदाब। और यह चक्रवात जो है याद रखना 2 प्रकार का होता है, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात उसको कहा जाता है, यानी विषुवत रेखा पर यह नहीं आते। 5 डिग्री से 23.5 डिग्री यानी 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। इक्वेटर पर साइक्लोन ना आने का कारण है कोरियालिस फोर्स का अभाव पाया जाता है, यहाँ कोरियालिस बल नहीं पाया जाता। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, ध्रुवों पर कोरियालिस बल ज्यादा होता है। और दूसरा प्रकार है वो टेम्परेट साइक्लोन है, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह 40 से लेकर के
65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आता है। तो टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेज, यानी दो विपरीत वायु राशियां, विपरीत स्वभाव वाली, यानी गर्म और ठंडी जब जल राशियां या वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो फ्रैंटोजेनेसिस होता है, जिससे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो भारत में जैसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर बात की जाए तो जैसे जाड़े में यह जेट स्ट्रीम की सहायता से भारत में प्रवेश करता है, तो यह जो है इसे जो कह सकते हैं सीधे यह पछुआ विक्षोभ भी कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। इससे लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दिस रेन इज यूजफुल फॉर रबी क्रॉप, यानी जाड़े में जो फसलें होती हैं उनके लिए लाभदायक होती है। यही कारण है यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तक, यानी राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। दोस्तों याद रखना, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा को मावट कहा जाता है। तो इस तरह से यह चक्र, ये तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात था। चक्रवात यानी हिंद महासागर में या भारत में इसको साइक्लोन ही कहा जाता है। इनके नाम हैं, स्थानीय नाम पूछ लेता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, फिलीपींस चीन में टाइफून कहा जाता है, कैरेबियन सागर में हरिकेन कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में अमेरिका में इसको टॉर्नेडो कहा जाता है। तो इन सब के अलग अलग नाम होते हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे और फिर ज्योग्राफी की बुक से पढ़ेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से यह 24 घंटे में यह भीषण चक्रवात का रूप ले सकता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति का जो केंद्र है दक्षिण पूर्वी अरब सागर है, यानी दक्षिण पूर्वी अरब सागर ये हो गया। तो दक्षिण पूर्वी कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट, तो इससे क्या होगा, हमारे तटीय क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और तौकते जो है ये चक्रवात का नाम म्यांमार ने दिया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आप लोगों परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आया हुआ है। इस तौकते का जो शाब्दिक अर्थ है, यह जो है अत्यधिक आवाज वाली छिपकली, इसका जो है तौकते का शाब्दिक अर्थ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। केपी शर्मा ओली, कई दिन से नेपाल में नूरा कुश्ती चल रही है, राजनीतिक नूरा कुश्ती कह सकते हैं। पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो चुका है इस समय, तो वहां पर जो है बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फिर से, यानी जो है ये केपी शर्मा ओली साहब मंडे को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। फिर उसके बाद विपक्ष को मौका दिया, किसने, वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, लेकिन विपक्ष ने भी बहुमत नाकाम रहा हासिल करने में। ऐसे में फिर सबसे बड़ा राजनीतिक दल केपी शर्मा ओली जी का है, इसलिए फिर से उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जैसे अपने यहाँ संसद कहते हैं, वहां पर प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण विश्वास मत हारने के 3 दिन बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 69 वर्षीय CPN UML के अध्यक्ष ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण यह बात आती है कि आर्टिकल 78(3) के अनुसार सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को फिर से न्योता दिया जाता है प्रधानमंत्री के लिए। तो इस तरह से जैसे अपने यहाँ अनुच्छेद 74-75 में है नहीं, तो उस तरह से 75 में क्या होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति दिलाता है। इसी तरह से यहाँ पर आर्टिकल 78(3) के तहत जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको राष्ट्रपति न्योता देता है। तो यहाँ पर जो ओली है प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने में हालांकि नाकाम रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों को सरकार के गठन के लिए गुरुवार रात 9 बजे तक का समय दिया था और वो भी फेल रहे। तो ऐसे में जो है फिर से इनको मौका मिला है। तो दोस्तों निचले सदन में नेपाली कांग्रेस के पास 61 और माओवादी यानी 49 सीट थी। तो इस प्रकार उनके पास यह बात अगर की जाए तो 110 सीटें हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कम है, क्योंकि बहुमत के लिए जैसे अपने यहाँ 272 सीट होनी चाहिए लोकसभा में, या लोकसभा की सीटों में 272 जो जादुई आंकड़ा है, तो इसमें जो है यहाँ 136 होती है। तो सदन में JSP एक पार्टी है, वहाँ 32 सीटें हैं। अगर JSP समर्थन दे देती है तो देवबा को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का अवसर मिल जाता, लेकिन वह नहीं दी। तो इस तरह से UML के पास 275 सदस्यीय सदन में 121 सीटें हैं। तो यह बड़ी पार्टी है। तो इसमें जो है माधव नेपाल के धड़े वाले 28 सांसद ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और माधव के बीच समझौता होने के बाद अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं देने का निर्णय लिया है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यह फिर से विश्वास मत हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह नेपाल है, इधर चीन की सीमा से लगा हुआ है, इधर अपना भारत से सब को स्पर्श करता ही है, उत्तराखंड स्पर्श करता है, बिहार स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
और इधर जो है सिक्किम को भी यह स्पर्श करता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं है। काठमांडू इसकी राजधानी है दोस्तों, यह भी ध्यान रखेंगे। और नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है। हमारा यह बहुत पुराना कह सकते हैं, यहाँ पर हिंदूवादी विचारधारा के लोग भी रहते हैं। और ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा नेपाल में ही है, इसीलिए सारी ऊंची चोटियाँ यहीं पर स्थित हैं। जितनी भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं सब नेपाल से ही होती हुई आती हैं, चाहे वह कोशी नदी हो, चाहे करनाली नदी हो, चाहे घाघरा नदी हो, ये सब इधर से ही आती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, चाइनाज जोरांग रोवर विल लैंड ऑन मार्स। दोस्तों मंगल ग्रह पर चाइना का जुरोंग रोवर आज ही लैंड होगा। यानी रोवर का मंगल पर उतरना चीन के लिए इतना खास क्यों, क्योंकि इसका पहला यह इंटरसेप्टरी मिशन है। दोस्तों यह कैप्सूल शाम 7:11 पे टेरर के 7 मिनट से गुजरेगा। टेरर का 7 मिनट यानी वैसे तो जैसे इस साल के शुरुआत में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए परसिवेरेंस रोवर के आखिरी 7 मिनट बेहद थे। आप देख ही रहे हैं कि परसिवेरेंस रोवर रोज कुछ न कुछ वहां से जानकारी हासिल करके नासा को दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से टेरर के 7 मिनट का मतलब है कि यह रोवर 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 0 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर आकर सतह पर उतरेगा। इसीलिए इसको टेरर कहा जा रहा है, 7 मिनट ऑफ टेरर। यही 7 मिनट आखिरी पड़ाव माने जाते हैं जो तय करेंगे कि रोवर की लैंडिंग कैसे हुई है। वहीं जुरोंग नाम एक अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है और यह रोवर के चीन के अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 की बेली में लगा हुआ है। तो दोस्तों तियानवेन 1 फरवरी में ही महीने में ही मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। अब यह रोवर को मंगल पर उतारेगा और उसी क्षेत्र में रोवर उतरने की कोशिश करेगा जहां 1976 में नासा का वाइकिंग 2, ये भी ध्यान रखिएगा, लैंडर उतरा था। तो तियानवेन महीनों से मंगल के चक्कर लगा रहा है और वह चीन के रोवर और लैंडर को उतरने के लिए तभी से सतह की मैपिंग कर रहा था। और तियानवेन नाम एक प्राचीन कविता के शीर्षक से लिया गया है। चीन के तियानवेन 1 को अंग्रेजी में मतलब को होता है क्वेश्चन टू हेवन, यानी स्वर्ग से सवाल। ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज़ में। हम बात करेंगे ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन ग्रिफिथ्स बिकम हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एजेंसी। यानी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का हेड नियुक्त किया गया है। ग्रिफिथ्स को वैश्विक मामलों में व्यापक अनुभव है, वह कई मामलों में वार्ताकार की भूमिका भी निभा चुके हैं। ग्रिफिथ्स हैज बीन द यूएन स्पेशल एनवॉय इन यमन for the past 3 years and appraised the UN Security Council of recent effort for peaceful resolution of the 6-year-old conflict। यानी ये 6 साल से जो तनाव चल रहा है वहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छा 3 साल तक इन्होंने सेवा दी। किन्होंने? इन्हीं ग्रिफिथ साहब ने। कहाँ? यमन में। तो पिछले 3 साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र की यह विशेष दूत रहे हैं और ग्रिफिथ मार्क लोकाक का स्थान लेंगे। इनके पहले कौन थे? मार्क लोकाक, जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत समन्वय के अवर महासचिव के तौर पर सेवा दी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, ये आपको पता ही होगा। Top post of humanitarian agency in the United Nations is traditionally given to a British person under authorized sharing of top position among the 5 permanent member of the United Nations Security Council। इसमें कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो यह जो बंटवारे होते हैं इसके तहत संयुक्त राष्ट्र में मानवीय एजेंसी का शीर्ष पद पारंपरिक रूप से किसी ब्रिटिश व्यक्ति को ही दिया जाता है। हालांकि अब इसको बदलने की बात चल रही है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। दोस्तों नागालैंड के संरक्षणवादी वाई नुकुलू फोम विंस विटली अवार्ड 2021। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे एकमात्र भारतीय हैं 3 साल के अंतराल के बाद इस साल पुरस्कार पाने वाले, और वो कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। क्या नाम है? वाई नुकुलू फोम। दोस्तों विटली अवार्ड के अनुसार 2010 में लगभग 50,000 अमूर फाल्कन्स बसे हुए थे, जो फोम की पहल यानी इनकी पहल की वजह से यह संख्या बढ़ करके 10 लाख हो गई। और दोस्तों इस पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, यही कारण है कि विटली अवार्ड से इनको सम्मानित
किया गया। और यह दोस्तों उन्हीं को दिया जाता है जो संरक्षण नेताओं को सम्मानित करने के लिए जाता है, जो हर वर्ष ये दिया जाता है। 1994 में एडवर्ड व्हिटली द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसमें 40,000 पाउंड मिलता है विनर्स को। और नुक्लूफोम जैव विविधता शांति गलियारा बना रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर वह बना रहे हैं। नुक्लूफोम को नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में जाना जाता है, यानी अमूर फाल्कन मैन ऑफ नागालैंड इन्हें कहा जाता है, किसको? नुक्लूफोम को। और दोस्तों अमूर जो फाल्कन है यह उत्तरी चीन साइबेरिया से प्रजनन करते हैं और सर्दियों के मौसम में अमूर फाल्कन भारत में और अरब सागर से दक्षिण अफ्रीका की ओर यह पलायन कर जाते हैं। इसे IUCN द्वारा कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है दोस्तों। और यह नागालैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूछ लेता है कौन किसको स्पर्श करता है, तो ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, आसम कर रहा है और मणिपुर कर रहा है, और इधर पूरा म्यांमार कर ही रहा है। यहाँ की जनजातियाँ हैं अंगामी जनजाति, हेड हंटर्स, कोन्याक, सेंगटेम, सू, ये सब जनजातियाँ नागालैंड में पाई जाती हैं। यहीं जो है नागा की पहाड़ियाँ हैं, पटकोई बूम की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी हिमालय का भाग है। और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, 3269। हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड इज माउंट सारामती, और यह एकदम बाउंड्री पर है नागालैंड और म्यांमार की, तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फिनांस रिलेटेड न्यूज़ में। दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज यूज्ड स्पुतनिक वी फर्स्ट वैक्सीन। दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कहा है कि सीमित शुरुआत के तौर पर कोविड-19 टीका स्पुतनिक वी का पहला टीका हैदराबाद में लगाया गया। ये भी पूछ सकता है क्योंकि 1 मई को हैदराबाद ही पहुंचा है स्पुतनिक, जो कि यह वैक्सीन काफ़ी कारगर मानी जा रही है। तो हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा है, कंपनी ने कहा है कि रूस के टीके जो है स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को भारत, और वो भी कहाँ पहुंची थी? हैदराबाद पहुंची थी। इस टीके को केंद्रीय दवा प्रयोगशाला कसौली में है। 13 मई को ही इसका जो है जो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी कसौली ने यह मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया है लगाने के लिए। तो इस दवा की और खेप आने वाली है, इस महीने में पहुंचने वाली है। तो इसके बाद भारतीय विनिर्माता भागीदारों से भी इसकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। तो आयातित स्पुतनिक वी टीके की वर्तमान में कीमत इस पर 5% GST सहित 948 रुपये प्रति टीका पड़ेगा। हालांकि इसकी जो है विनिर्माताओं से को यह संभावना है कि इसके दाम और कम होंगे जब बल्क में बनेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज़ में। इंडियन आर्चरी टीम टू पार्टिसिपेट इन पेरिस वर्ल्ड कप। दोस्तों पेरिस में होने वाले विश्व कप तीरंदाजी के स्टेज 3 में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम भाग ले सकेगी, क्योंकि फ्रांस सरकार व विश्व कप स्टेज 3 के आयोजनकर्ताओं ने भारतीय तीरंदाजी संघ को सूचित कर बताया कि कोच व खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर क्वारंटाइन नियमों में छूट दी गई है। लुसाने विश्व कप में भाग नहीं लेने वाली भारतीय टीम के लिए यह राहत भरी खबर है। और दोस्तों कोरोना संक्रमण के कारण फ्रांस ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया था, तो यहाँ से जाने वाले किसी भी यात्री को 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ता था, लेकिन खिलाड़ियों को इस नियम से छूट मिली है। तो RT-PCR टेस्ट निगेटिव होना ही काफ़ी है, जिसकी वजह से वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस विश्व कप में इंडिया दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त, कोमलिका बारी एंड मधु वेदान विल पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड कप। और दोस्तों 18 जून से ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट भी शुरू हो रहे हैं और पेरिस में विश्व कप तीरंदाजी 21 जून से शुरू होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम लोगों ने 10 साइड लिया है। ध्यान रखना, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में पूछ लेता है हुमायूं का मकबरा कई बार आया था। एक बार ऐसे प्रश्न जब बाराक हुसैन ओबामा जी आए हुए थे तो सबसे पहले वह हुमायूं टॉम ही गए थे, तो पूछ लिया था प्रश्न, स्टेट सर्विसेज में पूछ लिया था, वनडे एग्जाम में पूछ लिया था कि यह है कहाँ, तो यह दिल्ली में है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। खजुराहो टेम्पल कहाँ है? बहुत ही प्रसिद्ध है यह खजुराहो है मध्य प्रदेश में। बोर गुफा विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों भीमबेटका पत्थरों का आश्रय रायसेन, ये भी मध्य प्रदेश में है। अकबर का मकबरा आगरा में है उत्तर प्रदेश। जल महल राजस्थान में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है पंजाब में, याद रखेगा इट इज हिस्टोरिकल सिटी इन पंजाब। द वर्ल्ड फेमस गोल्डन टेम्पल, यह जो है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। हरमिंदर साहब इज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर, कल्चरल ब्यूटी एंड रूफ पेंटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ म्यूजियम, टेम्पल, गार्डन
गार्डन एंड द फेमस जलियांवाला बाग साइट भी यहीं अमृतसर में ही है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी तरह से दोस्तों कन्याकुमारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है तमिलनाडु में। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सन जब जब सन सूर्य निकलता है और जब डूबता है, दोनों में यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, यह भी याद रखेंगे। तो ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, इसे 10-10 करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहा हूं कि उत्तर दे रहे हैं और हर बार कोई न कोई नए लोग आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहेंगे तो हम लोगों को भी और अच्छे प्रश्न बनाने की प्रेरणा मिलती है। आज उत्तर देने वालों में है एस सिद्धार्थ मिश्रा, त्रिवेणी बघेल, विनोद जायसवाल, मनु शर्मा, रुपेंद्र कौर, अनुराग उपाध्याय, अंकिता राठौर, अजय सिंह, पूर्णिमा जायसवाल, हेमंत शर्मा, मंटू कुमार, अनुपम मौर्य। इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। आशा करता हूं कि और से ज्यादा लोग आज उत्तर देंगे। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द पीएम किसान स्कीम स्टार्ट? कब हुई थी स्टार्ट पीएम किसान योजना? 2017, 18, 19 या 20? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज वेस्ट कोस्ट इज फेसिंग थ्रेट फ्रॉम विच साइक्लोन? यानी भारत के पश्चिमी तट पर किस चक्रवात से खतरा है? महा, तौकते, हिक्का, वायु? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, मदन भंडारी, शेर बहादुर देउबा? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चाइनीज रोवर इज शेड्यूल्ड टू लैंड ऑन मार्स? तियानवेन 1, जुरोंग, ExoMars, मंगल 2020? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी? मार्टिन ग्रिफिथ्स, लिसो फिलिपेटो, जिया यू हुआंग एंड डोना किनार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस विटली अवार्ड 2021? किस भारतीय संरक्षणवादी ने प्रतिष्ठित विटली अवार्ड 2021 जीता है? वाई नुक्लू फोम, अजीत कुमार बनर्जी, कमलजीत एस बाबा, दिलीप के विश्वास? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द आर्चरी वर्ल्ड कप? तीरंदाज का विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता भक्त किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, गोल्फ? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दिल्ली, राजस्थान, बिहार या जम्मू कश्मीर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, टूरिस्ट प्लेस जल महल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी पर्यटक स्थल जल महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।